नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजीत कौर सुरजीत सिंह सैनी है और मैं एसपीएल कैश, एसपीएल स्टडी, एसपीएल पार्टनर में जुड़ चुकी हूँ और इसमें वीडियो भी बनाना सीख गई हूँ। और मैं गणतंत्र के विषय में बताना चाहती हूँ। ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के काल से गणतंत्र का अर्थ बहुत सुंदर तरीके से बताया है। गणतंत्र का सर्वप्रथम सिद्धांत स्वतंत्रता होता है और बुद्ध को एक सत्तात्मक शासन प्रणाली पसंद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस व्यवस्था में वंश परंपरा से राजा और पुरोहित बनते चले आते हैं, जिससे इस प्रकार की शासन प्रणाली में तानाशाही की संभावना अधिक बनी रहती थी, जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति कुंठित हो जाती थी और उसमें मनुष्य का विकास अवरुद्ध हो जाया करता था। एक सत्तात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री आदि के कार्य भी ब्राह्मण को मिला करते थे, इसलिए व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति एवं वैश्य, शूद्र, दास और नारी समाज का शोषण करने के लिए ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को समर्थन दे रखा था। इसके विपरीत ब्राह्मणों को गण सत्तात्मक शासन प्रणाली बिल्कुल पसंद नहीं थी। अम्बठ सूत्र में उल्लेख आया है कि शाक्यों के गणतंत्र में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया जाता था। बुद्ध का झुकाव ज्ञान और बुद्धिवाद के और अधिक था। इसमें बुद्ध को प्रजातंत्र प्रणाली इतनी प्रिय थी, यह इससे मालूम पड़ता है। अजात शत्रु के साथ अच्छे संबंध न होने पर भी उन्होंने शासक विरोधी वैशाली के लिच्छवियों की प्रशंसा करते हुए राष्ट्र को अपराजित रखने वाली निम्नलिखित 7 बातें बताई थी। 1. बराबर एकत्रित हो सामूहिक निर्णय करना। 2. निर्णय के अनुसार कर्तव्य को एक होकर करना। 3. व्यवस्था, कानून और विनय का पालन करना। वृद्धों का सत्कार करना। स्त्रियों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना। 6. जातीय धर्म का पालन करना। 7. धर्माचार्य का सत्कार करना। इन 7 बातों को में सामूहिक निर्णय, सामूहिक कर्तव्य पालन, स्त्री स्वतंत्र प्रगति के अनुकूल विचार थे। भोग की तृष्णा के लिए राजाओं, क्षत्रियों, ब्राह्मण, वैश्यों सारी दुनिया को झगड़ते मरते देखी। उस तृष्णा को व्यक्ति से हटाने के कोशिश की। उनके मतानुसार मानव कांटों से बचने के लिए सारी पृथ्वी को तो ढका ही नहीं जा सकता है। हाँ, उनके पैरों को चमड़ी से ढक कर कांटों से बचा जा सकता है। जनतांत्रिक ये 2600 वर्ष पश्चात इन विशेषताओं का अनुमान लगाना अत्यंत ही कठिन कार्य है। बुद्ध के उपदेशों में अधिनायकवाद की किंचित मात्रा भी भनक नहीं पड़ती, लेकिन वहाँ भी देखो उनके उपदेशों में जनतंत्र की सुगंध आती है। एक संदर्भ में बुद्ध अपने ही उपदेश के बारे में कहते हैं, हे भिक्षुओं, बेड़े की तरह मैंने उपदेश दिए हैं, वह पार उतरने के लिए है, सिर पर ढोने के लिए नहीं। वह तो यह भी कहते थे कि तथागत बुद्ध तो सिर्फ बताने वाले हैं, रास्ता तो तुम्हें चलना है।
इन दो अंत अंतियों का सेवन प्रवजित को नहीं करना चाहिए। कौन से दो? एक, जो यह हीन ग्राम्य पृथ्वजन्य भूले मनुष्य के योग्य अनार्य सेवित अनर्थों से युक्त काम वासनाओं से काम सुख लिप्त होना है। दो, जो दुख में अनार्य सेवित अनार्यों से युक्त काय क्लेश आत्म पीड़ा में लगना है। भिक्खु, इन दोनों ही अंतों में न जाकर तथागत ने मध्यम मार्ग खोज निकाला है, जो कि आग देने वाला, ज्ञान कराने वाला, उपशम शांति के लिए, अभिज्ञ होने के लिए, संबोधित परिपूर्ण ध्यान के लिए, निर्वाण के लिए है। वो कौन सा मध्यम मार्ग? मध्यम प्रतिपद तथागत ने खोज निकाला है। यह वही अष्टांगिक मार्ग है जिसकी पहले चर्चा की जा चुकी है। बुद्ध ने अपने संघ को गणतांत्रिक जनतांत्रिक आधार पर बनाया और संघ के कार्य परिचालन के लिए जिस प्रणाली को स्वीकार किया वह यही थी जिसके अनुसार वैशाली गणराज्य का शासन होता था। बुद्ध ने बहुमत को ऊपर रखने के लिए कहा, जिसे तत्कालीन परिभाषा में यद्भुशिक कहते थे। संघ में बहुमत जानने के लिए वोट देने की आवश्यकता होती थी। वोट के लिए पेंसिल जैसी दो प्रकार की भिन्न रंग वाली लकड़ियां का प्रयोग होता था, जिनको शलाका कहते थे। छंद का शब्दार्थ इच्छा या मनसा स्वच्छंद है। चंदा शब्द भी उसी छंद से निकला है, जिसका अर्थ है स्वेच्छापूर्वक दान। वोट की शलाका जो बैलेट की जगह व्यवहार होती थी, ग्राहक शलाका बांटने वाला मानना चाहिए। एक, जो न अपनी रुचि के रास्ते जाए। दो, न द्वेष के रास्ते जाए। तीन, न मोह के रास्ते जाए। चार, न भय के रास्ते जाए। पांच, पहले से पकड़े आग्रह रास्ते जाए। यद्भुशिक क्या है? यह जो बहुमत के अनुसार कर्म का करना, इस प्रकार झगड़ा शांत हो जाए। जनतंत्र की प्रक्रिया को बताते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुज्ञा करता हूँ भिक्खु, तीन प्रकार की शलाका ग्रहण वोटिंग की। एक, गुड़क। दो, सकर्ण जलपक और तीन, विस्तृतक। भिक्खु, गुड़ शलाका कैसा होता है? उस शलाका ग्राहक भिक्खु की शलाकाएं रंगीन बेरंगीन बनाकर एक एक भिक्खु के पास जाकर यह कहना चाहिए, यह ऐसे पक्ष वाले की शलाका है, यह ऐसे पक्ष की जिसे चाहो ले लो। कैसे भिक्खु सकर्ण जलपक शलाका ग्रह होता है। महावीर बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने पशु पक्षियों को भी पराधीन या परतंत्र रखना हिंसा कहा था। बुद्ध भी पराधीन या परतंत्र को किसी भी रूप में मान्यता प्रदान नहीं करते थे। एक बार मृग माता से वार्तालाप करते हुए बुद्ध पूछ बैठे, विशाखे, इस दोपहर में कहाँ से आ रही? मृग माता ने भगवान को उत्तर दिया, भंते, मेरा कौशलराज प्रसन्नजीत के यहाँ कुछ काम आ पड़ा था। उस काम को राजा को जैसे चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं। उसी समय बुद्ध के मुंह से उद्यान के शब्द निकल पड़े, पराधीनता में दुख ही दुख है, स्वाधीनता में सुख ही सुख। छोटी छोटी बात से कष्ट पाते, संसार के झंझटों से छूटना कठिन है। जनतंत्र की एक विशेषता यह भी होती है कि किसी भी बात को निर्णय चर्चा के माध्यम से किया जाता है। इस विषय में भिक्खुओं को समुद्र की विशेषताओं को बताते हुए उदाहरण के रूप में कहा, छिपा हुआ पाप लगा रहता है, खुला नहीं लगा रहता, इसलिए छिपे को खोल दो, तब तक नहीं
लगा रहेगा। राहुल सकृतन का कथन है, संघ के अंतर्गत पूर्ण आर्थिक साम्यवाद को भी प्रचलित करना चाहते थे और भिक्खु भिक्खुनियों के लिए वैसे ही नियम भी बनाए जिसके अनुसार शरीर पर कपड़े और उस्तरा, सुई, जलपात्र जैसी 8 चीजें ही वैयक्तिक हो सकती है, बाकी सारी संपत्ति संघ की मानी जाती थी। इस संदर्भ में बुद्ध के जनतांत्रिक व्यवस्था को सिद्ध करने के लिए यह कहना प्रासंगिक होगा कि बुद्ध अथवा भिक्खु की व्यक्तिगत संपत्ति न होकर पूर्ण संघ की होती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरा यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका और इससे आप जुड़ना चाहते हो तो मेरी आईडी SPL स्टडी की 8805323153 है। SPL पार्टनर की 65102396 है और SPL कैश की 109939 है और अर्न डिजी कैश की 1694 है। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।